हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एरीगेशन का लेक्चर नंबर 6। इसमें मैं कुछ जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिसऑनेस्ट मिल्कमैन के ऊपर क्वेश्चन करवाए थे, कुछ और क्वेश्चन इसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। और फिर हमारे एक तो टाइप रह गए, टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, इनकम एक्सपेंडिचर का है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि एलिगेशन इन के अंदर कैसे लगता है, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इसको सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले डिसऑनेस्ट मिल्कमैन के जो क्वेश्चन मैंने जो कंसेप्ट आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखो क्या कहता है, ए मिल्कमैन पेज रुपीज़ 8 पर लीटर, 8 रुपीज़ पर लीटर ऑफ मिल्क। यानी कि एक मिल्कमैन 8 रुपये पर लीटर के हिसाब से दूध खरीदता है। ही एड्स वाटर, उसमें पानी मिला के और उसको मिक्सर को 9 रुपये में बेच देता है। मतलब पानी भी मिलाता है और वो क्या करता है, उसको सेलिंग भी ज़्यादा पे करता है। तो मैंने आपको बताए थे दो मेथड, एक रेशियो मेथड और एक स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, तो मैं दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। आप मुझे बता दो, रेशियो मेथड में क्या करते हो आप, 8 का सामान कितने में बेच रहे हो आप, 9 में, और कुछ पानी मिलाता है। पानी कितना मिलाता है आपको नहीं पता, आप कहते हो x लीटर आपने दूध खरीदा था, पानी मिला के इसको आपने कितना बना दिया, y बना दिया। ठीक है, इस तरह से ओवरऑल आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, 40% का। 40% का मतलब होता है कितना, 2/5, यानी कि 5 का सामान आप कितने में बेच पा रहे हो, बताओ, 7 में बेच पा रहे हो। यही है, आपसे पूछा है द प्रपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क रिसीव्ड बाय द कस्टमर। यानी कि ये दूध वाला अपने कस्टमर को जो दूध और पानी का मिश्रण बेचेगा उसमें आपको वाटर और मिल्क का रेशियो बताना है। ठीक है, तो हम बता देंगे बहुत आसानी से। आप बताओ, यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो निकाल सकते हो कैसे, 8x डिवाइड बाय 9y इक्वल टू कितना होगा आपका 5/7। तो यहाँ से x बाय वाई का रेशियो कितना हो गया आपका 5/7। ये 8/9 इधर आके क्या बन जाएगा, 9/8। तो कितना आ गया 45 डिवाइड बाय 56। कहने का मतलब ये है, अगर इसने 45 लीटर दूध खरीदा था, ठीक है, दूध कितना है 45, तो उसने कुछ पानी मिलाने के बाद इसको 56 बना दिया। तो मुझको बताओ वाटर कितना होगा, फिर आपका 11 होगा। वाटर कितना होगा 11। लेकिन आपसे पूछा क्या, वाटर टू मिल्क, यानी कि आपसे रेशियो पूछा गया है वाटर और मिल्क का। तो आंसर कितना आएगा 11:45। तो रेशियो मेथड इन सभी तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर देगा। ठीक है, एक इसी क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ स्मार्ट अप्रोच से कैसे करेंगे। स्मार्ट अप्रोच से कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें परसेंटेज निकालना कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए हम कर सकते हैं। देखो, सिर्फ मैं बात करूं अगर कि दूध से इसको कितना प्रॉफिट होता है। दूध 8 वाला ये कितने में बेच रहे हैं, 9 में। 8 का सामान 9 में बेचता है, तो आपको पता है 1 का प्रॉफिट 1/8। 1/8 का मतलब है दूध से इसको 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। 12.5% का मतलब है मिल्क से इसको कितना पैसा प्राप्त हो रहा है, बताओ, 112.5% प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। लेकिन टोटल प्रॉफिट तो कितना होता है इसको बताओ, 40%। टोटल 40% प्रॉफिट का मतलब है इसको 140% पैसा मिलना चाहिए। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ से तो सिर्फ 112.5 मिल रहा है, तो बाकी 27.5 किससे मिलेगा फिर आपको, बाकी 27.5% किससे मिलेगा, पानी से मिलेगा। तो यहाँ से मिल्क और वाटर का आपका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, आप पॉइंट से पॉइंट काट दो, 1125 और ये कितना आएगा 275। 25 पे काटोगे 25 4 जा और ये 9 जा, और ये 25 पे आप काटोगे तो कितना आ गया आपका, देखो 25 पे सही काटा गया हमने, 12 5 जा पे कटेगा ये। ठीक है, 5 जा, और 25 पे काटोगे 1 और ये, तो यानी कि आपका मिल्क और वाटर का जो रेशियो आ गया वो कितना 45:11। और यहाँ से भी देखो कितना आया था, मिल्क और वाटर का रेशियो 45/11। तो मैं कहता हूँ स्मार्ट अप्रोच से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब आपने ये 8 वाला सामान 9 में बेचा, इसकी परसेंटेज वैल्यू आप इजीली निकाल पाओगे तब। ठीक है, अदरवाइज आप क्या निकालना, रेशियो मेथड लगा देना। लेकिन जहाँ पे ये परसेंटेज आप आसानी से निकाल सकते हो तब आप स्मार्ट अप्रोच भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही। ए मिल्कमैन हैज़ 20 लीटर ऑफ मिल्क, उसके पास 20 लीटर मिल्क है। इफ़ ही मिक्सिज 5 लीटर ऑफ वाटर, उसने इसमें 5 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, विच इज़ फ्रीली अवेलेबल, यानी कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट है पानी। इन 20 लीटर प्योर मिल्क में इसने 5 लीटर पानी मिला दिया। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द प्योर मिल्क इज़ 18 रुपीज़ पर लीटर, जो प्योर मिल्क आता है वो 18 रुपये पर लीटर के आता है। देन द प्रॉफिट ऑफ द मिल्कमैन व्हेन ही सेल्स द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। आपको ये कहा गया है कि अगर वो मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है तो बताओ उसको कितने % का प्रॉफिट हुआ। तो मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि दूध का भाव कितना है, 18 है या 17 है, क्योंकि अपने को तो मतलब है कि वो जितने में खरीद के लाया उतने में बेचे। आप मुझे बता दो, मैं मान लेता हूँ कि 1 लीटर की कॉस्ट 1 रुपये है, वो दूध कितना खरीद के लाया था 20 लीटर, यानी कि उसका CP कितना है बताओ 20। अब उसने
5 इसमें पानी मिला दिया तो यानी कि अब इसके पास मिश्रण कितना हो गया 25, और वो सीपी पे बेचेगा, मतलब 1 लीटर 1 में बेचेगा, तो मतलब 20 का सामान कितने में बेच रहा है 25 में। 5 का क्या हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में क्या होता है 100, यानी कि 25% का इसको क्या हो जाएगा फ़ायदा। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। कहने का मतलब आपने 20 का सामान खरीदा और उसमें 5 पानी मिला के 25 में बेच दिया। 20 का सामान अगर 25 में बेचोगे तो सारे बच्चे बता देंगे कि 25% का क्या होगा प्रॉफिट। इसमें इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि आपने मिल्क को कितने रुपए में खरीदा था, बस एक ही चीज़ से मतलब है कि जितने में खरीदा था उतने में ही बेचा है आपने, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था। ये देखो क्वेश्चन में क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में ए मिल्कमैन सेज दैट ही सेल्स द मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। अगर ये कहता है तो हमने इसकी बात को मान लिया कि इसने कॉस्ट प्राइस पे ही बेचा होगा, लेकिन कहता है फिर भी उसको 16 एंड 2/3 यानी 1/6 का क्या होता है प्रॉफिट होता है। क्यों, क्योंकि वो पानी मिला देता है इसमें। इफ़ ही सेल्स 14 लीटर मिक्सचर देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द मिक्सचर, यानी कि ये कुल अपने कस्टमर को 14 लीटर मिल्क बेच देता है। मिल्क का मतलब जो पानी और दूध मिला के इसने तैयार कर रखा है वो बेच देता है। तो बताओ उसके अंदर पानी कितना था, आपको ये बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर मिल्क को कॉस्ट प्राइस पे बेचो और 1/6 का प्रॉफिट, इसका मतलब होता है अगर 6 यूनिट आपकी मिल्क की है तो उसमें आपने एक क्या मिलाया है बताओ, पानी मिलाया है, एक पानी। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ गया बताओ, 6 और 1। टोटल मिक्सचर आपका कितना हो गया, ये 7। ये टोटल मिक्सचर कितना तैयार हो गया आपका 7, और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 14, यानी कि ये 14 है 2 गुना। तो आप मेरे को बताओ ये पानी कितना है फिर इसमें, 1 का 2 गुना यानी कि 2 लीटर। और आपसे यही पूछा है कि कितना इसने इसके अंदर पानी मिलाया, क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी है मिक्सचर में, आंसर कितना आ जाएगा 2 लीटर। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि जितना प्रॉफिट होगा ये क्या होता है आपका प्योर मिल्क होता है, इसमें आपने एक क्या मिलाया है पानी। बस इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं बार बार से काम कर रहा हूँ और क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके हो गए डिसऑनेस्ट मिल्क वाले खत्म। अब आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के ऊपर बेस्ड। एग्जाम के ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको सोल्व करने का बेहतरीन तरीका क्या है आप खुद देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के जरिए मैं आपको सारी बात समझा देता हूँ और मैं कहता हूँ जिस बच्चे का थोड़ा सा भी सही दिमाग है ना वो इस क्वेश्चन को ओरली सोल्व कर देगा बिना कॉपी पेन का यूज किए। मैं भी आपको करना सिखाऊंगा। पहले मैं आपको इसका बेसिक मेथड बताता हूँ क्या कहता है। इन एन एग्जाम देर आर 100 क्वेश्चन, एक एग्जाम में 100 क्वेश्चन है। इफ़ 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे और अगर आप गलत उत्तर देते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग है। एक कैंडिडेट अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चन, एक कैंडिडेट ने 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए और उसके कुल कितने मार्क्स आए, सिर्फ 250 मार्क्स आए। भाई सारे क्वेश्चन अगर उसके सही होते तो 100 गुणा 4 400 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन कुछ सही हो गए कुछ गलत, जिसके कारण उसके मार्क्स कितने हैं सिर्फ 250। हाउ मैनी आंसर्स वर करेक्ट, उसके कितने उत्तर सही थे। मैं आपको पहले तो सिखाता हूँ कि एलिगेशन कैसे लगता है, ठीक है। एलिगेशन यहाँ पे मैं कहता हूँ करेक्ट वाले क्वेश्चन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रॉन्ग वाले क्वेश्चन। मैं मान लेता हूँ कि उसने एक क्वेश्चन करेक्ट किया होता तो उसको कितने नंबर मिलते, 4। अगर गलत किया होता तो उसका 1 नंबर कट जाता, मतलब -1 लिख रहा हूँ। ओवरऑल उसके 250 नंबर आए 100 क्वेश्चन के लिए, तो यानी कि पर क्वेश्चन का उसको कितना नंबर मिला बताओ, 2.5, क्योंकि 250 नंबर आपके आए हैं लेकिन एक क्वेश्चन के थोड़े 100 क्वेश्चन करने के लिए, यानी कि पर क्वेश्चन के ओवरऑल उसको 2.5 नंबर मिले हैं। तो आप मेरे को बताओ यहाँ से राइट और रॉन्ग का क्या निकाल सकते हो, रेशो। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 3.5 और इसका डिफरेंस कितना होता है 1.5, यानी कि आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 पे काट दो, यानी कि 7:3। कहने का मतलब मेरा ये है उसने अगर 7 क्वेश्चन ठीक किए हैं तो 3 क्या किए हैं गलत किए हैं। तो टोटल 100 है तो इसका मतलब ये 70 हो गए और ये कितने हो गए 30। आपसे पूछे करेक्ट कितने थे, आपका आंसर कितना आ गया 70, ठीक है। ये तो इसका मेथड है ही। एलिगेशन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मेरा काम है आपको ये बताना कि इसमें हम एलिगेशन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको कुछ भी कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को, आप देखो। अगर मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो उसके 4 नंबर मिलते हैं और गलत करते हो तो 1 नंबर कटता है। मान लो आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, गलत करने के कारण आपको कितने नंबर का नुकसान हो गया, एक तो जो 4 मिलते थे वो नहीं मिलेंगे, एक कट जाएगा आपका, यानी कि आपको
5 नंबर का क्या हो गया बताओ, नुकसान हो गया। किसके कारण? अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपको 5 नंबर का नुकसान हो गया। लेकिन आप कहते हो सर हमारे को नुकसान पता है कितने नंबर का हो गया, 100 क्वेश्चन थे पेपर में 400 नंबर के, मेरे तो सिर्फ 250 नंबर ही आए हैं, मतलब हमारे को नुकसान कितने का हो गया, 150 नंबर का। लेकिन मैं कहता हूँ अगर एक क्वेश्चन गलत होता उसकी वजह से तो मेरा 5 का ही नुकसान होता, तो 150 को 5 से भाग करो, यानी कि आपने 30 क्वेश्चन क्या किए हैं, रोंग किए हैं। अगर 30 रोंग किए हैं तो मतलब 70 क्वेश्चन आपके क्या है, करेक्ट है। मैं तो इस तरह से सोच के भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ कि एक क्वेश्चन गलत करने की वजह से आपको 5 नंबर का नुकसान होता है। टोटल नुकसान हुआ आपको 150 नंबर का, यानी कि आपने 30 क्वेश्चन गलत किए होंगे पक्का, ठीक है, तभी तो आपके 150 नंबर कट गए। तो इसका मतलब आपने 70 क्वेश्चन क्या किए, सही किए हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। एक मैंने आपको ये बेसिक मेथड बता दिया। एक जो एलिगेशन मेथड मैंने आपको पिछले पेज पे बताया है, उसी को मैं एक दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ। एलिगेशन यहाँ तो मैंने क्या लगाया था, एक क्वेश्चन के ऊपर लगाया मैंने कि एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं, एक क्वेश्चन का 1 नंबर कटता है और टोटल ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के 2.5 नंबर उस बच्चे को मिले हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ आप ये मान लो, यहाँ पे लिखो करेक्ट और यहाँ पे लिखो रॉन्ग। एलिगेशन में ऐसे भी लगा सकता हूँ। मैं कहता हूँ अगर उसने सारे के सारे क्वेश्चन सही किए होते तो उसको कितने नंबर मिलते, 400 मिले होते। अगर उसने सारे के सारे क्वेश्चन गलत किए होते तो उसके 100 नंबर कट जाते, मतलब उसका स्कोर कितना होता है, -100। लेकिन उसने कुछ सही किए कुछ गलत किए, इसके कारण उसका स्कोर कितना हुआ, 250। आप यहाँ से भी राइट और रॉन्ग का रेशो निकाल सकते हो, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 350, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 150। देखो वही आ गया आपका 7:3। तो जैसे मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन करवाए थे कि एलिगेशन आप परसेंटेज पे भी लगा सकते हो और एब्सोल्यूट वैल्यू पे भी, यहाँ पे भी वही बात है। एलिगेशन आप पर क्वेश्चन पे भी लगा सकते हो और सभी क्वेश्चन पे एक साथ तब भी आप लगा सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए, एलिगेशन लगाने के भी मेथड सिखा दिया और बिना एलिगेशन का यूज करे, बिना कॉपी पेन का यूज करे मैं इस क्वेश्चन को ओरल कैसे सोल्व कर सकता हूँ मैंने आपको वो भी सिखा दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मैं इसका कराता हूँ आपको। देखो इसमें कहता है आपको 200 क्वेश्चन है एक पेपर के अंदर, 4 मार्क्स आपको मिलते हैं अगर आप सही करते हो और 2 मार्क्स आपके कट जाते हैं, ठीक है, अगर आप गलत करते हो। एक कैंडिडेट ने, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, अटैम्प्ट किए हैं सिर्फ कितने, 160 क्वेश्चन। मतलब अब सारे के सारे क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट नहीं किए, सिर्फ 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे और उसके मार्क्स आए कितने, 520। फाइंड हाउ मैनी करेक्ट आंसर्स वर करेक्ट, उसके कितने आंसर्स क्या थे, करेक्ट थे। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ करेक्ट, एलिगेशन से सिखाता हूँ मैं पहले आपको, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं रॉन्ग, ठीक है। एलिगेशन कितना आसान पड़ेगा, देखो अब आप ये कहोगे कि अगर उसने एक क्वेश्चन ठीक किया होता उसके 4 नंबर मिलते और गलत किया होता तो उसके 2 नंबर कट जाते। उसने अटैम्प्ट कितने क्वेश्चन किए हैं, 160 किए हैं, ठीक है। हमें अटैम्प्ट से मतलब है, टोटल से अब हमें मतलब नहीं है 200 से, अटैम्प्ट 160 है। अब उसने मार्क्स लिए कितने, 520। कितने क्वेश्चन के लिए मिले होंगे उसको, 160 क्वेश्चन के बदले मिले होंगे, 4 पे काट दो, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का उसको 13/4 मार्क्स मिला है एवरेज, ठीक है। ये हो गया, इसको 4 से मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि मैं फ्रैक्शन से बच सकूँ। तो ये कितना आ गया 16, ये -8 और ये कितना आ गया आपका 13। आप करेक्ट और रॉन्ग का रेशियो निकाल लो, कितना आ गया, देखो 13 और 8 21, इनका डिफरेंस 21 और 13 और 16 का डिफरेंस कितना होता है, 3। तो ये रेशियो आ गया आपका कितना, 7:1, 7:1 आ गया। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, ये 7:1 आप किस में बांटोगे, 200 को बांटोगे कि 160 में। करेक्ट और रॉन्ग का जो ऑप्शन होगा वो आपका 160 में से काउंट होगा। भाई आपने कितने तो करेक्ट किए हैं और कितने रॉन्ग किए हैं, 200 का अब कोई मतलब नहीं है। तो ये 7 और 1 8, 8 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 160, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो यानी कि ये 140 हो गए और ये कितने हो गए आपके 20। 140 क्वेश्चन आपने सही किए और 20 क्वेश्चन आपने गलत किए। आप देखो निकाल के भी देख लो, 140 आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। भाई 140 क्वेश्चन आपने सही किए तो एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलते हैं आपको, यानी कि 560 नंबर मिल गए आपको। और 20 क्वेश्चन आपने गलत किए, एक के 2 नंबर कटते हैं, मतलब 40 कट गए, तो आ गया ना 520। यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 520 नंबर आपके आए हैं और यही क्वेश्चन में गिवन है। एलिगेशन से आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया कि यहाँ पे टोटल क्वेश्चन तो थे 200, लेकिन अटैम्प्ट उसने कितने किए, 160। हमें 200 क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है जितने क्वेश्चन उसने पेपर में अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। क्योंकि 40 से तो कोई मतलब ही नहीं है एग्जामिनर को, उसने तो वो अटैम्प्ट ही नहीं किए। वो 160 को देखेगा कि 160 में से कितने गलत है और कितने क्या है सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हो।
अब ये देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एलिगेशन का यूज टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम कर सकते हैं। और मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। देखो, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाता हूँ और ऐसा ही क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और मैं इसको 2-3 तरीक़ों से बताता हूँ आपको। एक इसका बेसिक मेथड बताऊँगा और फिर बताऊँगा इस पर एलिगेशन आप कैसे कैसे लगा सकते हो। क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, अमित ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 8 आवर, यानी कि 50 किलोमीटर दूर अमित गया कितने घंटों में, 8 घंटों में। उसने कुछ डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड पार्टली ऑन फुट एट 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कुछ डिस्टेंस उसने पैदल चल के तय की और पैदल चलने की उसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और कुछ दूरी उसने साइकिल से तय करी जिसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। आप मेरे को ये बता दो कि उसने पैदल चल के कितनी दूरी तय करी। तो मैं इसको टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 50 थी ना, मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया, एक पैदल और एक साइकिल पे। पैदल वाली आपको निकालनी है, मैं इसको क्या मान लेता हूँ x। तो बाकी 50 किलोमीटर में से 50 माइनस x किस पे तय करी बताओ, बाइसिकल पे। ये तो क्या होगी इसकी डिस्टेंस, ये क्या है इसकी स्पीड भी दे रखी है। पैदल की स्पीड कितनी है 5 और इसकी स्पीड कितनी है 10। आप मेरे को बता दो टाइम कितना लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, यानी कि x/5। और ये कितना लगेगा, इतना टाइम इसमें लगेगा। टोटल टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने लगे हैं, 8 घंटे। तो इन दोनों को जोड़ के किसके इक्वल रख दो, 8 के, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो आप आसानी से। ठीक है, बहुत ईजी है। 10 एलसीएम ले लो, कितना आएगा आपका 2x प्लस में 50 माइनस x इक्वल टू 8। तो यहाँ से आपका 50 प्लस x इज इक्वल टू कितना आ गया 80। x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो आंसर आ गया आपका कितना 30। ये तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का हुआ बेसिक मेथड, कोई एलिगेशन वगैरह कुछ आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है, लेकिन अब मैं सिखाता हूँ एलिगेशन का यूज हम कैसे करेंगे और किसके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर सीख लो। क्या सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, अगर एलिगेशन आप लगाओगे स्पीड के ऊपर, अगर आप एलिगेशन किसके ऊपर लगाओगे, स्पीड पर लगाओगे, तो रेशियो जो आएगा ना लास्ट में, रेशियो जो आएगा वो किसका रेशियो आएगा ये आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, रेशियो आएगा टाइम का। अगर आप स्पीड के ऊपर एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो आएगा किसका, टाइम का। अगर आप टाइम के ऊपर एलिगेशन लगाओगे और डिस्टेंस के ऊपर एलिगेशन लगाओगे तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। टाइम पे लगाओगे तो रेशियो आएगा आपका डिस्टेंस का, और डिस्टेंस पे लगाओगे तो रेशियो आएगा आपका टाइम का। ये चीज़ आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी। मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी कि किसके ऊपर आप एलिगेशन लगाओगे तो किसका रेशियो आएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। स्पीड के ऊपर लगाओगे तो आप टाइम का रेशियो आएगा, टाइम के ऊपर लगाओगे डिस्टेंस का, और डिस्टेंस के ऊपर लगाओगे तो किसका आएगा, टाइम का। ठीक है, ये है। अब मैं इसमें क्या लगा रहा हूँ एलिगेशन, पहले स्पीड पर आपको लगा के दिखाता हूँ। देखो स्पीड पर एलिगेशन कैसे लगता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फुट पैदल और यहाँ पर लिखता हूँ मैं साइकिल। आप मेरे को ये बता दो पैदल चलने की स्पीड कितनी है, आप कहोगे जी 5 किलोमीटर पर आवर। साइकिल की स्पीड क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 10। लेकिन मैं कहता हूँ ना तो मैं सारी दूरी पैदल तय करी मैंने, ना सारी साइकिल पे, कुछ साइकिल से कुछ पैदल, जिसके कारण मेरी एवरेज स्पीड, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी होगी बताओ, 50 किलोमीटर अगर आप 8 घंटे में तय करते हो, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही तो क्या होती है आपकी स्पीड होती है, यानी कि 25/4। कहने का मतलब मेरा ये है पूरी जर्नी की जो मेरी एवरेज स्पीड है ना वो कितनी है 25/4 है। समझ गए। अब यहाँ से आप क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो। किससे मल्टीप्लाई कर दो इसको, तीनों टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्योंकि मेरे को फ्रैक्शन से बचना है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया आपका 20, ये आ गया 40, और ये कितना आ गया 25। रेशियो निकालो, 25 और 40 का डिफरेंस होता है 15, 25 और 20 का डिफरेंस कितना होता है आपका 5, यानी कि 3:1। कहने का मतलब मैंने स्पीड के ऊपर एलिगेशन लगाया और जो मेरा रेशियो आएगा वो किसका आएगा, मैंने बताया टाइम का। रेशियो किसका आएगा, टाइम का। इसका मतलब ये है कि मैंने पैदल जो चला हूँ ना मैं वो, और जो मैं साइकिल पे चला हूँ उस टाइम का रेशियो 3:1 है। आप मुझे बता दो टोटल टाइम कितना है 8 घंटे, तो 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 8 है, तो ये कितने आ गए बताओ 6 घंटे। ये 6 घंटे आ गए तो ये कितने आ गए आपके 2 घंटे आ गए। लेकिन आपको तो क्या निकालनी है, डिस्टेंस। देखो पैदल आप चलते हो 5 की स्पीड से और कितने घंटे चले हो आप 6 घंटे, तो डिस्टेंस कितनी आ गई बताओ 30 किलोमीटर। साइकिल पे आप चलते हो 10 की स्पीड से कितने घंटे, 2 घंटे, तो डिस्टेंस कितनी आ गई बताओ 20 किलोमीटर, यानी कि
टोटल 50 किलोमीटर है, अगर आप 30 पैदल चले हो तो बाकी 20 ऑटोमेटिकली आप किससे चले होंगे, साइकिल से। तो मैंने आपको बता दिया कि एलिगेशन का हम बेहतरीन तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं। ये तो मैंने एलिगेशन किस पे लगा के दिखाया, स्पीड पे। इसी क्वेश्चन में आप एलिगेशन लगा सकते हो किस पे, डिस्टेंस पे। वो मैं आपको बताता हूँ। डिस्टेंस के ऊपर एलिगेशन, देखो मैं जहाँ जिस क्वेश्चन में जो चीज़ पॉसिबल होती है ना, मैं आपको सब चीज़ें बता दूंगा, ताकि अगर आपको कभी फ्यूचर में पढ़ाना भी पड़े तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़ा पाएँ, आपको चीज़ें क्लियर हो। एलिगेशन मैं अब लगा के दिखाता हूँ आपको किस पे, डिस्टेंस पे। कैसे लगाना है, कैसे सोचना है, अब आपको ये पता लगेगा डिस्टेंस पे कैसे एलिगेशन लगाते हैं। अच्छा ये जरूर ध्यान रखना, डिस्टेंस पे एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो किसका आएगा बताओ, टाइम का आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि रेशियो अब की बार भी किसका आएगा, टाइम का ही आने वाला है। ठीक है, यानी कि टाइम के अलावा एलिगेशन चाहे आप स्पीड पे लगा दो चाहे डिस्टेंस पे लगा दो, रेशियो किसका आएगा, टाइम का ही आएगा। ठीक है, बस आप ये ऐसे ध्यान रख लो। तो डिस्टेंस पे एलिगेशन कैसे लगता है, ये फुट और ये बाइसिकल यानी कि साइकिल। मैं कहता हूँ अगर मैं, देखो डिस्टेंस तो मैंने ट्रेवल करी है 8 घंटे में, अगर मैं सारी की सारी दूरी पैदल तय करता, पैदल की स्पीड मेरी कितनी है 5, तो 8 घंटे में मैं कितना चल पाता बताओ, 40 किलोमीटर चल पाता, नो डाउट। अगर मैं सारे 8 घंटे क्या है साइकिल पे चलता तो मैं 8 गुणा 10 80 किलोमीटर जा पाता। लेकिन ना तो मैं 40 गया ना मैं 80 गया, मैं तो गया हूँ कितना, सिर्फ 50 किलोमीटर, यानी कि एवरेज कितनी है मेरी डिस्टेंस 50। तो इसका मतलब ये है कि इसका रेशियो कितना आ गया आपका 30 और ये 10, यानी कि वही देखो 3:1 आ गया। और ये रेशियो किसका आया, टाइम का। यही रेशियो मैंने देखो पीछे निकाला था 3 और 1, और यही रेशियो मैंने आपको डिस्टेंस के ऊपर एलिगेशन निकाल के आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम एलिगेशन स्पीड पे भी लगा सकते हैं, डिस्टेंस पे भी लगा सकते हैं, दोनों से जो रेशियो आएगा किसका आएगा आपका, टाइम का। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब इस तरह के मैं आपको 5-6 क्वेश्चन देखो लगातार करवाता हूँ, और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ये देखो क्या कहता है, एक आदमी ने ट्रैवल किया है 285 किलोमीटर 6 घंटे में। अगर वो कुछ पार्ट तो क्या करता है, बस से ट्रैवल करता है जिसकी स्पीड है 40, कुछ करता है ट्रेन से जिसकी स्पीड है 55। तो बताओ उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय करी है। आपसे क्या पूछा है कि ट्रेन से उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है। मैं एक बार लिख देता हूँ बस और एक बार लिख देता हूँ ट्रेन। मैं स्पीड के ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी पे भी लगा सकता हूँ, वो आपकी मर्जी है। आप डिस्टेंस पे लगाना चाहते हो डिस्टेंस पे लगा देता हूँ मैं। ठीक है, डिस्टेंस पे लगाते हैं। देखो मैं कहता हूँ उसने 6 घंटे डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 6 घंटे ट्रैवल किया है। अगर वो 6 के 6 घंटे बस से जाता तो कितनी दूरी तय करता बताओ। बस की स्पीड तो कितनी है 40, तो 40 गुना में 6 यानी कि 240 किलोमीटर जाता वो। अगर वो सारी की सारी दूरी, सारा का सारा टाइम 6 के 6 घंटे ट्रेन से चलता तो मैं कहता हूँ वो 330 किलोमीटर चला जाता, क्योंकि 55 गुना में 6। लेकिन वो गया है ओवरऑल कितना, सिर्फ 285। तो यहाँ से मैं रेशो निकाल सकता हूँ किसका, टाइम का। टाइम का रेशो निकाल सकता हूँ कि बस और ट्रेन से जितना जितना टाइम उसने ट्रेवल किया है उन दोनों टाइम का रेशो है ये। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आ गया बता दो, 45 आ गया। और इनका डिफरेंस कितना आ गया आपका, ये भी आपका 45 आ गया क्या, 45, यानी कि तो इक्वल ही आ गया। कहने का मतलब दोनों उसने इक्वल टाइम दूरी तय की है। टोटल कितने हैं 6 घंटे। 6 घंटे का मतलब 3 घंटे वो यहाँ इससे बस से ट्रैवल किया है और 3 घंटे उसने क्या किया है बताओ, ट्रेन से ट्रैवल किया है। तो मेरे को बता दो बस से उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। आप कहते हो जी बस से उसने, बस की स्पीड कितनी है बताओ 40, और 3 घंटे यानी कि 120 किलोमीटर वो गया होगा किससे, बस से। ट्रेन से, ट्रेन की स्पीड कितनी है 55, और 3 घंटे यानी कि 165 किलोमीटर गया होगा वो ट्रेन से। कई बच्चे जल्दबाजी में आंसर क्या लगा देते हैं कि 285 किलोमीटर है, बराबर टाइम है, तो आधी आधी दूरी। नहीं, आधी आधी दूरी कैसे कर लोगे जब स्पीड दोनों की अलग अलग है। आप और आपका दोस्त दोनों की स्पीड अलग अलग है। आप भागते हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, आपका दोस्त भागता है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। आप दोनों अगर एक एक घंटा भागोगे तो मेरे को बताओ क्या दोनों समान दूरी तय करोगे, अलग अलग दूरी तय करोगे ना। तो टाइम सेम होने का मतलब ये थोड़े है कि डिस्टेंस भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है। बस की स्पीड अलग है, ट्रेन की अलग है। आपसे ट्रेन की डिस्टेंस पूछी है तो 165 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने डिस्टेंस के ऊपर एलिगेशन लगाना मैं आसान समझता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रैक्शन नहीं आती। अगर यहाँ से आप लगाओगे तो इसमें क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन आएगी, फिर 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप डायरेक्ट डिस्टेंस के ऊपर ही क्या लगा दिया करो, एलिगेशन लगा दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वही बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन 4-5 में कराऊंगा आपको। ए मैन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 आवर्स पार्टली ऑन फुट एंड पार्टली ऑन बाइसिकल। वही है, फुट की डिस्टेंस है 68 और साइकिल की कितनी है 16। आपको निकालनी है कि कितनी दूरी उसने फुट से यानी कि पैदल चल के तय की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फुट, यहाँ लिख देता हूँ मैं बाइसिकल। मैं फिर वही
एलिगेशन लगा रहा हूँ किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, आपसे स्पीड पे लगा देना। डिस्टेंस देखो, फुट की स्पीड है कितनी 8, मैं कहता हूँ अगर वो 7 के 7 घंटे अगर 8 की स्पीड से चला होता तो वो दूरी तय करता कितनी 56। अगर वो 16 किलोमीटर से तय करता 7 के 7 घंटे तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता 112, लेकिन डिस्टेंस तो कितनी ट्रेवल करी है उसने 80। तो इसका मतलब इन दोनों टाइम का क्या आ जाएगा, आपका रेशो आ जाएगा। टाइम का रेशो बता दो मेरे को, ये कितना आ गया 32 और ये कितना आ गया 24। 8 पे काट दो, 4 और 3, यानी कि ये किसका रेशो आ गया आपका टाइम का। टाइम का रेशो, टोटल टाइम कितना है 7 आवर्स, इसका मतलब ये कितना है 4 आवर्स और ये कितना है आपका 3 आवर्स। आगे ये अब आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस निकालनी है, फुट, पैदल की। पैदल की स्पीड कितनी बता दो मेरे को 8, और इसने 4 घंटे ट्रैवल किया है, इसका मतलब 32 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने पैदल चल के तय की है। और यही इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। आप टोटल 80 में से 32 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 48। 48 किलोमीटर इसने साइकिल से दूरी तय की है और बाकी 32 किलोमीटर किससे करी है, पैदल चल के की है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे इसी कंसेप्ट पे। ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 245 किलोमीटर इन 6 आवर्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ ए डिस्टेंस ही कवर्स बाय बस, यानी कि कुछ पार्ट उसने बस से ट्रेवल किया जिसकी स्पीड है 30, और सेकंड पार्ट उसने कवर किया ट्रेन से जिसकी स्पीड है कितनी 50। तो आपको निकालनी है ट्रेन से इसने कितने दूरी तय करी है। तो मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बस और यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेन। मैं एलिगेशन फिर किस पे लगा रहा हूँ, डिस्टेंस पे, क्योंकि डिस्टेंस से क्या होता है मेरा फ्रैक्शन नहीं आती कहीं पे भी। अच्छा मेरे को बताओ, टोटल 6 घंटे चला है, अगर ये सारे के सारे 6 घंटे बस से चला होता तो ये 180 किलोमीटर जाता 30 की स्पीड से, और सारे के सारे 6 घंटे ट्रेन से चला होता तो 50 गुना में 6 300 जाता, लेकिन गया तो कितना है सिर्फ ये 245। 245 को बीच में लिखो और इनकी रेशो निकाल दो। रेशो किसका आता है, मैंने आपको बता रखा है टाइम का आता है। इसका डिफरेंस कितना आ गया 55, और इसका डिफरेंस आपका कितना आ गया, ये 65 आ गया क्या, ये डिफरेंस आपका 45 और 20 65, ये आपका आ गया कितना 65। तो 5 पे काट दो, यानी कि ये टाइम है। अच्छा टोटल टाइम कितना है बताओ, 6 घंटे। टोटल टाइम कितना है 6 घंटे, लेकिन यहाँ पे 11 और 13 कितने होते हैं 24, यानी कि 24 रेशियो की वैल्यू कितनी है बताओ 6 आवर्स है। आपसे पूछा है किसका, ट्रेन का, तो ट्रेन का टाइम कितना है 13, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 6/24 इंटू में कितना आएगा 13, यानी कि 13/4 आवर्स। कहने का मतलब है ट्रेन से ये 13/4 आवर्स चला है, लेकिन हमें तो क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ट्रेन की कितनी है बता दो मेरे को 50 है, और टाइम कितना है इसका 13/4 है, तो 13 पंजे 65, ये 2 पे काट दो। 25 को 13 से करोगे तो कितना आएगा आपका 13 पंजे 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32, और ये 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 162.5 किलोमीटर की दूरी इसने किससे तय करी है, अपनी ट्रेन से तय की है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिगेशन लगा सकते हो। देख लो एक बार, 30 किलोमीटर 6 180, 50 से करेगा 300, और वैसे कितनी करी है इसने 245। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 55, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका 45, और आपका आ जाएगा कितना 20 65। तो 5 पे काटोगे 11 और 13, 24 की वैल्यू कितनी है 6 घंटे है। टोटल टाइम इसने कितना लिया है 6 घंटे, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, 13/4 आ जाएगी इसकी वैल्यू 11/4। आपसे ट्रेन की पूछी है, ट्रेन की आपकी ये डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, एक ही मेथड यूज करो आप हमेशा। ये देखो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, यहाँ पे बस परसेंटेज में पूछ लिया इसने। ए मैन कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 220 किलोमीटर इन 11 आवर्स पार्टली बाय बस, बस की स्पीड इतनी है, और कुछ कार से, कार की स्पीड इतनी है। फाइंड द परसेंट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, बस से कितने परसेंट की दूरी उसने तय की, आपको ये निकालना है। तो मैं निकाल लेता हूँ, पहले मैं रेशियो ही निकाल लेता हूँ वही टाइम का। ठीक है, यहाँ पे क्या है बस और यहाँ पे क्या है कार। आप चाहे डिस्टेंस पे लगा दो एलिगेशन, चाहे आप किस पे लगा दो, स्पीड पे लगा दो। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पीड पे लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे को स्पीड पे इसलिए लगाना आसान लग रहा है क्योंकि ये अब की बार 220 11 से पूरा क्या होता है डिवाइड होता है। ठीक है, आप डिस्टेंस से लगा लेना, मैंने 3 क्वेश्चन डिस्टेंस से भी करके दिखा दिए हैं। देखो इसकी बस की स्पीड कितनी है 14, और कार की स्पीड कितनी है 25, और एवरेज स्पीड कितनी है जर्नी की 220/11 यानी कि 20। तो यहाँ से आपका टाइम का रेशो आ जाएगा, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 6, यानी कि बस से और ट्रेन कार से जो दूरी तय की है कितने समय में 5:6 में। टोटल 11 आवर्स है, तो मतलब ये 5 के 5 घंटे हो गए, और ये कितने हो गए आपके 6 घंटे हो गए। बस इतना ही तो है। आप बता दो मेरे को डिस्टेंस कितनी होगी। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी 14 इंटू 5 यानी कि 70,
और ये कितनी है बताओ आप मेरे को, कार की स्पीड कितनी 25 × 6 यानी कि कितनी आ गई 150। आपसे पूछी है कि बस से कितने % की दूरी तय करी है, तो कार वाली आपको निकालने की जरूरत ही नहीं थी, बस से आपको कितने % दूरी, टोटल दूरी कितनी थी बताओ 220, इसमें से बस से आपने कितनी तय करी है बताओ मेरे को 70 किलोमीटर। तो % कैसे निकालते हैं, ऐसे तो निकालते हैं भाई, 220 में से 70 किलोमीटर आपने तय की बस से, तो % अगर निकालने को आपको कहा जाए तो ऐसे ही निकालेंगे, 1 0 से 1 0 कट गई और ये 50 पे कट गया और ये कितने पे कट गया 11, तो ये कितना आ गया 350 डिवाइड बाई 11, 350 को आप 11 से क्या कर देना डिवाइड कर लेना, तो 31.82 आसानी से आपका आंसर आएगा 31.82। देखो बाकी ऑप्शन कितने दूर दूर है तो आप देखते ही बता दोगे कि 11 ये कितने होते हैं 33, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होएगा। तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर बता दोगे। ये देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एक पर्सन ने ट्रैवल किया 61 किलोमीटर 9 घंटे में। अब की बार देखो मैं स्पीड पे नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरा फ्रैक्शन में आंसर आएगा 61/9 एवरेज स्पीड, कुछ साइकिल से और कुछ फुट से। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं साइकिल और यहाँ लिख देता हूँ मैं फुट। मैं किस पे लगा रहा हूँ एलिगेशन, अब की बार डिस्टेंस पे लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा साइकिल की स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर और 9 घंटे, अगर सारे के सारा टाइम ये साइकिल पे चला होता तो ये 81 किलोमीटर ट्रैवल करता, और फुट की डिस्टेंस यानी पैदल चलने की जो स्पीड है वो कितनी है 4, तो 9 × 4 कितना होता है 36, लेकिन इसने ट्रैवल कितना किया है 61, तो यहाँ से रेशो आएगा और रेशो किसका आएगा आपका टाइम का रेशो निकाल दो आप। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 25, इनका कितना होता है 20, यानी कि ये आ गया 5 और ये आ गया 4, और टोटल घंटे कितने हैं 9, तो यानी कि ये 5 घंटे ही है और ये कितने आपके 4 घंटे हैं। आपको क्या निकालनी है, फाइंड द रेशो ऑफ द टाइम ट्रेवल्ड बाय साइकिल एंड फुट। आपको तो टाइम का ही रेशो पूछा है, तो टाइम का रेशो आएगा आपका कितना 5:4, तो डायरेक्ट ही टाइम का रेशो आ गया, यहाँ से तो डिस्टेंस पूछी नहीं गई आपसे। तो ये आपके क्वेश्चन थे सारे के सारे जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर आप एलिगेशन का यूज करके आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है इसके अंदर कि इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन को हम एलिगेशन से कैसे यूज कर सकते हैं, एलिगेशन से कैसे सोल्व कर सकते हैं। आपको बस एक बात पता होनी चाहिए कि इनकम जो होती है वो क्या होती है, सेविंग्स प्लस में एक्सपेंडिचर होती है, यानी कि सेविंग और एक्सपेंडिचर से मिलके क्या बनती है, इनकम बनती है। तो एक तरफ आपने सेविंग लिखी, एक तरफ एक्सपेंडिचर, इनकम को कहाँ लिखोगे बीच में, क्योंकि एलिगेशन के अंदर बीच में जो ये वैल्यू होती है ये कौन सी होती है, मिक्सचर। जैसे बॉयज़ और गर्ल्स से मिलके क्लास बनती है, मिल्क और वाटर से मिलके मिक्सचर बनता है, तो बीच में कौन सी वैल्यू आती है, हमेशा मिक्सिंग वाली वैल्यू आती है, ठीक है। तो सेविंग और एक्सपेंडिचर से मिलके इनकम बनती है, तो बीच में हमेशा इनकम आएगी और ऊपर एक जगह सेविंग आएगा, एक जगह क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से सोल्व कर देंगे हम सारे क्वेश्चन। ए मैन स्पेंड्स 70% ऑफ हिज इनकम, जितनी भी इनकम होती है उसका 70% एक आदमी क्या कर देता है, खर्च कर देता है। ऊपर आप लिखा करो सेविंग और एक्सपेंडिचर, ठीक है। मेरे को बताओ अगर 70% खर्च करता है तो सेविंग कितनी करता है, फिर ये 30%। आपको रेशो चाहिए इनका कितना, 3:7 आ गया, ठीक है, 3:7। अब ये कहता है ये क्या आ गई इसकी, फिर इनकम आ गई, टोटल इनकम। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 24%, इनकम बढ़ गई, इनकम का मतलब बताओ ये ओवरऑल कितनी बढ़ गई, 24 बढ़ गई। एक्सपेंडिचर कितने बढ़ गए, 15%, एक्सपेंडिचर बढ़ गए 15%। तो फाइंड द नेट परसेंट इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग कितने % बढ़ गई। मैं कहता हूँ मान लो सेविंग X% बढ़ गई। मैंने कहा था आपको कि जब भी दोनों में से एक वैल्यू आपको ये निकालनी पड़ जाए ना, तो मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स एलिगेशन का सब्स्टिट्यूट सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल आसानी से कैसे सोल्व करूँगा बताओ, 3x प्लस में 15 × 7 = 105 और नीचे क्या होता है दोनों रेशो का सम और इक्वल टू क्या होता है 24। तो यहाँ से आप देखो 3x कितना आ गया आपका 240, 240 में से 105 घटा दो 135 आ गया। x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 45, यानी कि सेविंग आपकी कितने % बढ़ गई 45%। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो मैं कहता हूँ जब दोनों में से सेविंग एक्सपेंडिचर की किसी एक की वैल्यू निकालनी हो तो आप एलिगेशन को यूज ही मत करो, आप मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स यूज करो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान होएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कहते हो एलिगेशन ही यूज करेंगे, हम एलिगेशन भी सिखा देता हूँ मैं, लेकिन ये मेथड तो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है कि कितना इफेक्टिव मेथड है ये वाला, ठीक है, मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट जिसको हमने नाम दिया है। एलिगेशन में भी यहाँ पे क्या लिखोगे आप सेविंग, यहाँ पे क्या लिखोगे एक्सपेंडिचर, यहाँ क्या लिखते हो आपकी इनकम, ठीक है। आप देखो सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है 3:7, 3:7 ये नीचे लिख दो। इनकम कितनी बढ़ गई इसकी 24% और सेविंग कितनी बढ़ गई निकालनी है, इसको x मान लो। और एक्सपेंडिचर कितने बढ़ गए बताओ 15%, ये कितना दे रखा है आपको 15%।
आप क्या करते हो, आप मेरे को बताओ, इसके एलिगेशन के अंदर आप 24 में से 15 घटाते हो, मतलब इनका डिफरेंस निकालते हो, कितना आ गया 9। मैं ये कहता हूँ अब इसकी वैल्यू अपने को नहीं पता, ठीक है। एक तो तरीका क्या है कि x में से 24 माइनस करो, क्योंकि यहाँ पे 24 बड़ा है तो यहाँ पे x बड़ा होगा, तो x में से 24 माइनस करके और इन दोनों रेशियो को आप किसके इक्वल रख दो, बताओ 3/7 के। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, कितनी आ जाएगी, 45 आएगी। लेकिन आपको ऐसे नहीं सोचना, आपको कैसे सोचना है वो बताता हूँ मैं एग्जाम के अंदर। देखो ये 3 की वैल्यू कितनी है बता दो, यहाँ पे 9 है ना, 3 की वैल्यू 9 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 21। 7 की वैल्यू कितनी होगी 21। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, देखो छोटे के अंदर यहाँ पे बड़ा कौन है बता दो, 24। इन दोनों में से 24 क्या है बड़ा, तो इन दोनों में से कौन बड़ा होगा बताओ, x इससे इनकम से बड़ा है और डिफरेंस इनका कितना आ रहा है 21, तो मतलब x की वैल्यू कितनी होगी फिर 24 प्लस में 21 45 रही होगी भाई। 45 में से 24 घटाओगे तभी तो 21 आएगा ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आप खुद देख लो इस मेथड में कुछ भी आपको सोल्व करने की, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल प्लस माइनस करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे मैं वो आपको मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट से करवाऊंगा, लेकिन एलिगेशन कैसे यूज करते हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में ये कहता है ए मैन स्पेंड्स, एक आदमी अपनी इनकम का 60% खर्च कर देता है, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेविंग, यहाँ पे एक्सपेंडिचर 60% है तो ये कितनी होगी 40। अपने को तो रेशो चाहिए, रेशो कितना आ गया 2:3 आ गया। इनकम इंक्रीज हो जाती है 15% से, इनकम का मतलब ओवरऑल वो यहाँ लिखा करो, ठीक है। एक्सपेंडिचर 5% बढ़ गए, एक्सपेंडिचर कितने बढ़ गए 5%, तो आपसे पूछा जाएगा सेविंग कितने परसेंट बढ़ गई या घट गई, घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, ठीक है। आंसर अगर माइनस का आएगा तो घटेगी, प्लस का आएगा तो बढ़ेगी। आप मेरे को बताओ कैसे निकालते हैं हम, 2x मल्टीप्लाई करते हैं और 5 × 15 और नीचे क्या होता है दोनों रेशो का सम इक्वल टू 15। आप इससे x की वैल्यू निकालोगे 75, 75 में से 15 गए 60, तो 2x कितना आएगा आपका यहाँ से 60 आएगा, तो x कितना आएगा 60 आएगा क्या 75, 75 में से 15 गए, ठीक है। x कितना आ गया आपका 30, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सेविंग हमारी कितने परसेंट बढ़ी है 30%। तो आप इस मेथड से बहुत ही आसानी से इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी बिल्कुल सेम है, बस इसके अंदर थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया, एक स्टेप और एक्स्ट्रा पूछ लिया। एक पर्सन द सेविंग ऑफ ए पर्सन इज 40% लेस देन द एक्सपेंडिचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। इसका क्या मतलब होता है, 40% का मतलब आप सभी जानते हैं 2/5 है, ठीक है। ये सेविंग जो है ना वो 2/5 कम है किससे, एक्सपेंडिचर से। इसका मतलब मैं आपको बार बार समझाता हूँ हर एक क्वेश्चन के अंदर कि इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कंपैरिजन की गई है किससे, एक्सपेंडिचर से, मतलब अगर आपके एक्सपेंडिचर 5 है ना तो सेविंग आपकी 2 क्या है कम है, तो बता दो एक्सपेंडिचर 5 है तो सेविंग कितनी होगी 3। ये इस क्वेश्चन का मतलब होता है, ठीक है भाई। 5 से 40% कम, 5 का 40% कितना होता है 2, यानी कि 2 कम है, यानी कितनी होगी 3 होगी। फिर कहता है अब क्वेश्चन आसान हो गया, अगर उसकी इनकम इंक्रीज होगी 13% से, इनकम जो बढ़ती है वो यहाँ लिखते हैं क्योंकि इनकम टोटल है। एक्सपेंडिचर बढ़ गए उसके 19%, ये बढ़ गए कितने 19%। पहले तो मैं इस क्वेश्चन में निकाल लेता हूँ कि मेरी सेविंग कितने परसेंट बढ़ी या फिर घटी। तो वही मेथड मेरा बेसिक मेथड क्या होता है 3x प्लस में क्या होता है 95, नीचे क्या होता है दोनों रेशो का सम, यानी कि कितना आ गया 8 = 13, 13 8 104, तो 104 में से 95 घटाओगे 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। मैं कहता हूँ कि मेरी जो सेविंग है ना x की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब सेविंग्स मेरी 3% से क्या हुई है इंक्रीज। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, कहता है मेरी सेविंग जो है ना 90 रुपये बढ़ गई, मतलब 3% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 90, एक की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 3000। बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये 3000 इसकी इनकम आ गई, लेकिन नहीं, अब आप काम किस पे कर रहे हैं, ये 3% किसका 3% है बताओ, सेविंग का है ना। तो ये 3000 पे आपकी क्या आ गई मेरे को बता दो आप, सेविंग्स आ गई, ये 3000 सेविंग्स आ गई। लेकिन आपसे पूछा क्या है टोटल इनिशियल इनकम, स्टार्टिंग में इसकी कुल इनकम कितनी थी बताना। सेविंग कितनी थी इसकी 3 की वैल्यू कितनी है 3000, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5000, यानी कि एक्सपेंडिचर 5 सेविंग 3, तो टोटल इनकम जो इसकी थी स्टार्टिंग में टोटल इनकम वो बता दो कितनी होगी 8000 होगी। तभी तो ये कुछ हुआ है कि सेविंग 3000 है, एक्सपेंडिचर 5000, तो टोटल इनकम कितनी होगी इसकी 8000। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन हमने वही अपना एलिगेशन ना करके इसको मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट से बहुत ही आसानी से हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही कर देंगे, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। ए मैन्स एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशो दिस, यानी कि इसमें तो आपको डायरेक्ट रेशो गिवन ही है एक्सपेंडिचर और सेविंग का
5:2। इनकम बढ़ गई 12%, इनकम हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 12%। एक्सपेंडिचर बढ़ गए 14%, यहाँ लिख दो 14, एक्सपेंडिचर के नीचे लिखो 14%। सेविंग में कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, इसको क्या लिख दो x। तो आप बताओ x की वैल्यू कितनी आसानी से निकाल सकते हो। ये कितना हो गया 70, ये कितना हो गया आपका 2x, नीचे क्या होता है आपका दोनों रेशो का सम, तो ये कितना आ गया आपका 12। तो 2x की वैल्यू 84, 84 में से 17 घटाओगे कितना आएगा 14, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7, यानी कि आपकी सेविंग कितने परसेंट बढ़ जाएगी, 7% बढ़ जाएगी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमने क्या किए, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन। एलिगेशन से भी मैंने आपको बता दिया कि एलिगेशन का भी आप यूज़ कर सकते हो, और बिना एलिगेशन का यूज़ करे मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट से भी आप सोल्व कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट एक पार्ट आपका और रह गया कि वन मटेरियल इज हैवियर देन द अदर, कि दो मटेरियल है, मान लो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे कि सोना पानी से इतने गुना भारी है, ठीक है, और मान लो आपका कॉपर पानी से इतने गुना भारी है। इन सोना और कॉपर को किस रेशो में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर है वो पानी से इतने गुना भारी हो जाए, और बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एलिगेशन इसमें लगा तो देते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का। मैं आपको आज पहले मतलब समझाता हूँ इसका, देखो क्वेश्चन के जरिए आपको मीनिंग समझाता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हम एलिगेशन यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं। इसमें कहता है गोल्ड इज 19 टाइम्स हैवियर देन वाटर, यानी कि जो गोल्ड का भार है ना वो पानी से 19 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब आप सीधा सीधा ये मान लो कि कुछ, मान लो एक बर्तन है, एक बर्तन में हमने उतना ही तो पानी डाल दिया और उस पूरे बर्तन को हमने सोने से भर दिया, तो ये बात तो फिक्स है कि सोने का भार क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे मान लो आपके पास 1 लीटर का कोई वेसल है, उसके अंदर आपने 1 लीटर पानी भर दिया, तो उसका भार तो कितना काउंट होएगा 1 लीटर, लेकिन सोना अगर उसके अंदर आप भर दोगे तो 1 किलो से ज़्यादा आएगा। ठीक है, लोहा भर दो आप, लोहा तो बहुत हैवी होता है, ठीक है, तो वो उससे क्या आएगा 1 किलो से काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो ये मतलब है कि सोना जो है ना हमेशा पानी से क्या होता है, भारी होता है। ऐसे ही कहता है कॉपर जो है वो 9 गुना भारी है, किससे, पानी से। सोना पानी से 19 गुना भारी है और कॉपर पानी से 9 गुना भारी है। इन विच रेशो गोल्ड एंड कॉपर, इस गोल्ड और कॉपर को किस रेशो में मिलाएं कि जो मिक्सचर होना वो पानी से 15 गुना भारी हो जाए। ठीक है, 15 गुना भारी। अब पहले मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ बेसिक मेथड से, बिल्कुल बेसिक मेथड से कराऊंगा। यहाँ पे लिख दो आप गोल्ड, यहाँ पे आप क्या लिख दो वाटर। मैं कहता हूँ मान लो वाटर का वेट 1 ग्राम है, तो सोना इससे 19 गुना भारी है, तो बता दो मेरे को इसका वेट 19 ग्राम होगा कि नहीं होगा, ये समझ गए इसका मतलब। ठीक है, फिर कॉपर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं क्या, कॉपर, और यहाँ ले लेता हूँ मैं क्या, वाटर का वेट वही मान लो 1 ग्राम है, तो कॉपर इससे कितना भारी है बताओ, कॉपर इससे 9 गुना भारी है, तो यानी कि इसका वेट होगा कितना, 9 ग्राम। अब आपसे ये कहता है कि इस कॉपर को और इस गोल्ड को आप किस रेशो में मिलाओ कि जो मिक्सर तैयार हो वो 15 गुना हो जाए, किससे, वाटर से, मतलब 15 गुना भारी हो जाए। ठीक है, मैं कहता हूँ इसकी क्वांटिटी ले लो आप x ग्राम और इसकी क्वांटिटी ले लो y ग्राम। पेपर में आपको ऐसे नहीं करना, ये तो मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे को बताओ x ग्राम गोल्ड और y ग्राम गोल्ड आप मिलाओगे तो मिक्सचर आपका कितना तैयार हो जाएगा, आप कहोगे जी x प्लस y ग्राम का तैयार हो जाएगा, x प्लस y ग्राम का। ठीक है, अब मिक्सचर का जो भार होगा ना वो पानी से 15 गुना होगा, और पानी का भार तो कितना था 1 ग्राम, तो इसका कितना होगा बताओ, 15 इंटू दिस हो जाएगा, समझ रहे हो, 15 इंटू दिस, ये इसका भार हो गया। अब आप मेरे को बता दो सोने का भार कितना है, 19x, ये कि 1 ग्राम मतलब x ग्राम और 19 ग्राम, तो पानी से 19 गुना भारी है ये, तो हमने इसका x ग्राम क्वांटिटी मिलाई है, तो उस टोटल क्वांटिटी का वेट कितना हो जाएगा, 19x ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका कितना हो जाएगा आपका 9y ग्राम हो जाएगा, और इसका कितना होएगा आपका 15x प्लस में 15y। तो यहाँ से आप x और y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। देखो x रेशो y आपका कितना आएगा 3/2, यानी कि आपको सोने और तांबे को, गोल्ड और कॉपर को किस रेशो में मिलाना चाहिए, 3/2 में। ये तो मैंने आपको इसका बेसिक मेथड बताया। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हम क्या यूज़ करेंगे, एलिगेशन। एलिगेशन कैसे होगा, देखो एलिगेशन कैसे होगा, यहाँ लिखोगे गोल्ड, यहाँ लिखोगे कॉपर, यहाँ लिखोगे आप मिक्सचर। गोल्ड कितना गुना भारी है बताओ पानी से, 19 गुना। ये कितने गुना भारी है कॉपर, 9 गुना। मिक्सचर कितने गुना भारी होना चाहिए, 15 गुना। रेशो निकाल लो, 15 और 9 का डिफरेंस 6, 19 और 15 का डिफरेंस 4, तो कितना रेशो आ गया आपका 3:2। यही रेशो देखो मैंने यहाँ से निकाला, यही रेशो मैंने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है जो इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं की गई है, अगले क्वेश्चन में आएगी। यहाँ पे देखो गोल्ड पानी से भारी है, तो कॉपर भी पानी से भारी होना चाहिए, मतलब कि
दोनों की जो कंपैरिजन करेंगे ना वो किससे करेंगे, पानी से करेंगे, और मिक्सचर की भी कंपैरिजन किससे करेंगे, पानी से। तीनों जगह कंपैरिजन पानी से होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं ये बात प्रूव कर दूंगा कि अगर इस चीज़ का आपने ध्यान नहीं रखा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, ये तो मैंने आपको करवाई दिया। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो कॉपर इस ये है 2 and 3/11। इसको लिखने का तरीका ये है 2 and 3/11, ठीक है। ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसे लिखा गया है। ये कॉपर जो है ना वो हैवी है आयरन से, यानी कि यहाँ पे पानी की जगह आयरन दे दिया, कुछ भी दे दिया, अपने को कोई मतलब नहीं है। कॉपर आयरन से, लोहे से इतने गुना भारी है, ठीक है, समझ गए। और आयरन जो खुद है ना वो 1 and 4/7 गुना भारी है, किससे, एल्युमिनियम से। तो मतलब इसमें तीन चीज़ें हैं, कॉपर है, आयरन है, और क्या है, एल्युमिनियम है। कहता है इनको इन व्हाट रेशो शुड कॉपर एंड एल्युमिनियम, कॉपर और एल्युमिनियम को किस रेशो में मिक्स करें कि मिक्सचर जो है ना वो इतने गुना, यानी कि 1.5 गुना, 3/2 गुना हैवी हो जाए, किससे, आयरन से। मेरे को बताओ मिक्सचर की कंपैरिजन किससे की गई है, आयरन से। तो मैंने कहा था कि तीनों जगह कंपैरिजन सेम होनी चाहिए, ठीक है, तीनों जगह कंपैरिजन क्या होनी चाहिए, सेम। तो यानी कि तीन इसके अंदर देखो मेटल है इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो क्या है आपकी कॉपर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कॉपर। एक मैं लिख देता हूँ क्या, एल्युमिनियम। और एक मैं क्या लिखता हूँ, मिक्सचर, ठीक है। और तीनों की कंपैरिजन मैंने किससे कर दी, बताओ, आयरन से कर दी। क्या, क्योंकि आयरन मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, इसका मतलब आयरन से मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने पानी से कंपेयर किया था, तो मैंने देखो पानी लिखा ही नहीं, मैंने गोल्ड लिखा, कॉपर लिखा और मिक्सचर लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब देखो कॉपर में कितना लिखोगे, यहाँ पे 2 and 3/11 हैवी है, ये किससे, आयरन से। मतलब आयरन का वेट अगर 1 है तो इसका कितना है, 2 and 3/11 है, ठीक है। 11 दूनी 22, 22 और 3 25, 25/11, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 25/11। अब जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो यहाँ पे करते हैं एल्युमिनियम के अंदर। एल्युमिनियम में सीधा ये 7, 7 और 1, 7 और 4 11, 11/7 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, 11/7 ये एल्युमिनियम भारी नहीं है, आयरन भारी है। 11/7 गुना है ये किसका, एल्युमिनियम का। मतलब आयरन का जो वेट है ना वो एल्युमिनियम का कितना है, 11/7 है। लेकिन मैं कहता हूँ हमें तो कंपैरिजन एल्युमिनियम की करनी है आयरन से, तो एल्युमिनियम कितने गुना हो गया फिर इसका, 7/11 हो गया क्या। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, 7/11, ठीक है, 7/11। यही इस क्वेश्चन के अंदर क्या थी, इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत होएगा। अब मिक्सर की कंपैरिजन भी आयरन से कर रहे हो, ये 3/2 है, तो यहाँ पे कितना लिख दो, 3/2। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। एक लास्ट स्टेप क्या करना है, इन फ्रैक्शन को हटाना है। 11 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 22। तो सबको किससे कर दो, 22 से गुना कर दो, और आपको रेशो निकालना है, रेशो निकल जाएगा। कितना आ गया बताओ, ये 50 आ गया, ये आपका कितना आ गया, 14 आ गया, 11, 11 दूनी 22, और ये 11 3 33, ये आ गया। तो आप इनका रेशो निकाल लो, बताओ 33 और 14 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 19। 50 और 33 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 17। तो इन दोनों को, कॉपर और एल्युमिनियम को, हमें किस रेशो में मिलाना चाहिए, 19 और 17 में। तो यही आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको बेसिक फंडा बताया कि कॉपर की भी, एल्युमिनियम की भी और मिक्सचर की, तीनों की कंपैरिजन आपने किससे करनी है, आयरन से करनी है। मैंने आयरन से करके और आंसर निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। इसमें देखो क्या कहता है, ए लिक्विड पी, एक लिक्विड पी है जो 1 and 2/7 टाइम्स हैवियर है, किससे, वाटर से। देखो इसकी कंपैरिजन किससे की गई है, पानी से। लेकिन यहाँ पे फिर वही दे दिया, वाटर जो है 1 and 5/7 टाइम हैवियर है, किससे, अनदर लिक्विड क्यू से। मतलब दो तरह के तो लिक्विड है, पी और क्यू, और एक पी पानी से भारी है और पानी क्यू से भारी है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ क्यू, आपको लीटर वगैरह से कोई मतलब नहीं होता, आपको ये मतलब है कि पी और क्यू जो ये दो लिक्विड है ना, इनको किस रेशो में मिलाएं कि जो मिक्सर तैयार हो वो इक्वल टू दी वेट ऑफ वाटर, यानी कि उसका वेट पानी के बराबर होए। मतलब अब की बार दोनों का वेट क्या है, 1:1 है। जैसे पिछली बार देता था ना कि मिक्सर पानी से 2 गुना होना चाहिए, 3 गुना भारी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 गुना भारी होना चाहिए, क्योंकि इक्वल का मतलब क्या है, मिक्सर इज 1 टाइम हैवियर देन वाटर, यानी कि इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिक्विड ले लो क्या, पी, यहाँ पे क्या ले लो, क्यू, और यहाँ पे क्या ले लो आप, मिक्सचर। तो यहाँ पे वही गलती बार बार आप करोगे क्या, कि ये सीधा आप 1 and 5/7 लिख दोगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे P की कंपैरिजन किससे की गई है, पानी से। 1 and 2/7 का मतलब है 9/7, मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, 9/7, क्योंकि P भारी है 9/7 टाइम्स किससे, पानी से। लेकिन यहाँ पे पानी भारी है 1 and 5/7, यानी कि वाटर का जो वेट है ना वो कितना है, 1 and 5/7 टाइम्स है, किससे, क्यू से। लेकिन मैंने बताया हमें क्यू की कंपैरिजन करनी है, किससे, पानी से। तो ये कितना आ गया, 12/7, तो ये 7/12 आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 7/12, क्योंकि
क्यू कितना भारी है पानी से, 7/12 टाइम्स भारी है। और मिक्सर कितना भारी है पानी से, 1 गुना, क्योंकि इक्वल है, इक्वल का मतलब 1 गुना भारी है। आप मेरे को बताओ 12 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 84। तो मैं सबको 84 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ बस, और मेरा रेशियो निकल जाएगा। अब ये 12 12 में 108, 7 7 49, और ये कितना आ गया आपका 84। रेशियो निकाल दो यहाँ से। इनका रेशियो कितना आ गया, अंतर कितना आ गया 35, और इनका रेशियो कितना आ गया 16 और 8 24। 35 और 24 का इसमें अनुपात आ गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया क्या कि ये कहता है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ क्यू के कितने लीटर आप मिलाओगे विद 70 लीटर ऑफ पी, यानी कि पी के 70 लीटर में। तो 35 की वैल्यू कितनी है बता दो मेरे को, 70। तो 24 की वैल्यू कितनी होगी, 48। तो बस रेशियो निकलने के बाद तो मैंने आपको एलिगेशन से स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ मैं कि रेशियो अगर आप निकालने में कामयाब हो गए उसके बाद तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो आंसर कितना आ गया इसका, 48। तो लगातार 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे करवा दिए जिसके अंदर कंपैरिजन दोनों का किससे किया गया है, आपका पानी से किया गया है। समझ गए आप बात। तो बड़े ध्यान से इन क्वेश्चन को करना है, गलती होने के कोई भी चांस नहीं है अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को सोल्व करोगे और उसको पढ़ोगे। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, बिल्कुल सेम वैसा ही पिछली बार की तरह क्वेश्चन है। एक लिक्विड पी है जो 1 and 4/11 टाइम्स हैवियर है किससे, वाटर से। मतलब पी की कंपैरिजन पानी से की गई है। फिर इसमें वही उल्टा दे दिया, पानी इससे क्यू से इतना भारी है। हाउ मैनी लीटर्स, लीटर छोड़ो आप, ये तो बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। कि कहता है वेट मिक्सचर का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन, पी क्यू। पी तो सीधा सीधा आप कितना लिख दो, 1 and 4/11, यानी कि कितना हो गया ये आपका 15/11। यहाँ तो 15/11 क्योंकि पी की कंपैरिजन किससे की गई है, पानी से। लेकिन यहाँ पे पानी की कंपैरिजन वाटर जो है ना वो कितना है, 19 और 3 22, 22/19 टाइम हैवियर है किससे, क्यू से। तो क्यू क्या होगा, 19/22 टाइम्स ऑफ वाटर। तो कंपैरिजन क्यू की करनी है अपने को, ठीक है, 19/22। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 1। क्यों 1 क्यों लिखा, क्योंकि वाटर और मिक्सर दोनों क्या है, उनका वेट सेम है। तो बताओ यहाँ पे मेरा काम क्या रह गया, बस अभी 22 से मल्टीप्लाई करना। 22 से क्या कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो ताकि फ्रैक्शन खत्म हो। ये कितना आ गया 30, ये कितना आ गया 19, और ये कितना आ गया 22। इनका डिफरेंस कितना होता है 3, इनका डिफरेंस कितना होता है 8। तो मेरे को किस रेशियो में मिलाना चाहिए, 3 और 8। लेकिन मेरे से रेशियो तो पूछा ही नहीं, मेरे से पूछा है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ लिक्विड पी की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी है। और क्यू की वैल्यू कितनी है बताओ अपने को, 18। तो 8 की वैल्यू कितनी है आपकी, 18 लीटर है। तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी होगी। तो 8 की वैल्यू 18 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 18 को 8 से डिवाइड कर दो, 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 पे काट दो इसको, 9 3 27, 27 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6.75 लीटर, ठीक है। आंसर कितना आएगा आपका, 6.75 लीटर। तो 3 क्वेश्चन लगातार मैंने आपको ऐसे करवा दिए जिसके अंदर रेशियो आपको जो कंपैरिजन है उसके अंदर उल्टी सीधी गिवन है। लेकिन मैंने तीनों क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दिया कि पेपर में क्वेश्चन चाहे कितना भी मुश्किल हमारे को बना के दे दे, अगर हमें कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है वो, ठीक है, और हम फुली कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, तो हमारा आंसर पहली बार में ही 100% करेक्ट आएगा, ठीक है। तो एलिगेशन के जितने भी बेसिक फंडे थे, जहाँ जहाँ पे एलिगेशन का यूज़ हो सकता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, सारे कंसेप्ट आपको समझा दिए। लेकिन अब हमने ये चैप्टर ख़त्म नहीं किया है, अभी मैं बहुत टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और मिसलेनियस क्वेश्चन के अंदर जो है ना कुछ टफ क्वेश्चन की भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि पेपर के अंदर अगर बाय चांस मान लो आपका एक क्वेश्चन आ गया और वो आपने किया नहीं वैसा का वैसा क्वेश्चन, तो या तो पेपर में आप क्या लगाओगे, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और या फिर उसका आंसर गलत आएगा। दोनों ही केस में आपका क्या नुकसान है। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स को पढ़े हुए हैं, उसने काफ़ी मेहनत से तैयारी की है, तो मैं कहता हूँ वे बच्चे उन लेक्चर्स को मिस ना करें, वो भी उसको ज़रूर देखें। क्योंकि जब आपने इतना पढ़ लिया तो थोड़ा 2-3 घंटे का और टाइम लगा के उन नए कंसेप्ट को भी सीख लेना, ताकि आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए कि पेपर में से कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन ऑफ एलिगेशन। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।